मेजर पार्ट या दो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, दैट इज द मैनेजमेंट। नाउ हमें पता चल गया डायबिटीज का, हमने हिस्ट्री देख लिया, कैसे वो डेवलप हुआ, सुश्रुत ने क्या बोला, चरक ने क्या बोला, या फिर उसके बाद क्या कार्डिनल फीचर्स है, साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, पैथोफिजियोलॉजी देख ली, टाइप्स देख लिए, क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ हमने देख लिया। अभी क्या है कि डायग्नोज भी कैसे करते हैं वो भी पता चल गया। फिर उसके बाद जो खतरनाक चीज़ था ना, डेट इज कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म होती है वो भी हमने देख ली। अब द बेस्ट, नॉट द बेस्ट बट द मेजर थिंग इज मैनेजमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द पेशेंट ऑफ अ डायबिटीज। सो पैथी के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग मैनेजमेंट करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशन चलाते हैं, कुछ एलोपैथिक मेडिकेशन चलाते हैं, कुछ लोग रहता है कि इंसुलिन वगैरह देते हैं, कुछ लोग बहुत ही हैवी लेवल का डोज जो दवाइयाँ शायद मैंने भी ना सुनी हो, वो भी मैंने देखे हैं कि कुछ लोग ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, या कुछ होता है कि भाई देसी नुस्खे पे चला देते हैं या घरेलू चीज़ों पे चलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ डाइट करूँगा, मैं लाइफस्टाइल वगैरह फॉलो करूँगा, मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगा। या कुछ लोग डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई देखो ऐसा है, तुम जो दवाइयाँ खा रहे हो इसको बंद करो, मेरी दवाइयाँ चलाओ, और जब मेरी दवाइयाँ चलोगे तुम्हें 10 दिन में 15 दिन में सही हो जाओगे, या 1 महीने में तुम सही हो जाओगे। फिर उसका उनको दवाइयाँ वो चलती रहती हैं लंबे समय तक, और फिर उसका जो पेशेंट है वो कहते हैं मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई तो तुमने कहा था कि 10 दिन में ठीक कर दोगे, 15 दिन में ठीक कर दोगे, 1 महीने में ठीक कर दोगे, तुम तो ठीक कर ही नहीं रहे हो। तो वहाँ पे पहले तो पेशेंट को सबसे पहले ये समझाना पड़ेगा भाई देख, तेरे को जो दिक्कत है ना ये काफ़ी लॉन्ग टर्म दिक्कत है, और इसका जो इलाज है ना, हो सकता है कि तुम इसका इलाज परमानेंट ना कर सको, मैंने तो नहीं पढ़ा कि परमानेंट इलाज एंड ऑल, बट द थिंग इज तुम इस पे कंट्रोल पा सकते हो। इससे क्या कहते हैं जो सिम्टम्स है ना, अगर तुम प्रॉपर टाइम से अपनी दवाइयाँ, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल वगैरह फॉलो करो, हो सकता है जो इसके कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में डेवलप हो रहे हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैनेजमेंट की बात करा जाए तो मैनेजमेंट इंक्लूड्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, गुड न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, medications and surgery in case of complications। सो बेसिकली ये बेसिक मैनेजमेंट तो सबको पता है, हर डिजीज में हम तो ये करते ही करते हैं। लाइक डाइट चेंज करते हैं उस पेशेंट का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं कि भाई ये करो, योगा करो, आसन करो, प्राणायाम करो, XYZ एक्सरसाइज करो, जिम करो, XY, मतलब जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना तुम बोल देते हो कि ये करो, ये परहेज करो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और फिर उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही, हर एक चीज़ में, हर एक केस में एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए। बॉडी को हिलाओगे डुलाओगे तो शायद थोड़ा सा मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अगर एकदम सुस्त पड़े रहोगे एक जगह पे तो वहाँ पे सुस्तता से क्या होता है, बीमारियाँ धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, बनती जाती हैं। फिर डाइट के बाद आता है आपका मेडिकेशंस डायबिटीज़ कंडीशन है तो एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस देंगे। क्या क्या कैटेगरी है, कैसे उसका फार्माकोलॉजी में क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या ड्रग्स हम किस टाइम पे किस स्टेज पे कैसे यूज़ करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर आता है सर्जरी कहाँ पे करना है, किस केस में करना है। हमने इतने सारे अभी कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं तो वहाँ पे तो 1-2 में तो सर्जरी कर ही सकते हैं, मतलब जैसे डायबिटिक फूड में एम्पुटेशन कर दिया, नेप्रोपैथी में किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह कर दिया, या और भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द बॉडी हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द जो भी स्ट्रक्चर है बॉडी का, जो भी दिक्कतें हैं उसके अकॉर्डिंग सर्जरी करना है या मेडिकेशंस पे रखना है, मॉडिफिकेशन करना है लाइफस्टाइल का, या दवाइयाँ इसके साथ चलाना है, या क्या करना है उसके साथ हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन डिटेल। So before starting with the management, the major thing is drugs for diabetes. Like what are the pharmacology of diabetes? एंटी डायबिटिक ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेज पे क्या क्या देते हैं। तो पहले तो हम टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। टर्म्स क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है, आप कोई भी पैथी प्रैक्टिस करो, कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करो, किसी क्लिनिक में प्रैक्टिस करो, कोई बढ़िया सा आयुर्वेद के उसमें सेंटर में काम करो, कहीं पे भी कर रहे हो, आपके पास पेशेंट आएगा डायबिटीज़ का, अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हो, वो बहुत सारी हिस्ट्री लेके आएगा, बहुत सारी दवाइयों की हिस्ट्री लेके आएगा। वो बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं ये दवाइयाँ खाता था, मैं वो दवाइयाँ खाता था, मैं इस इंसुलिन पे था, उस इंसुलिन पे था, दुनिया भर की चीज़ें बताएगा, उसके ढेर सारे पर्चे रहेंगे। तो वहाँ पे क्या है ना, आपको बेसिक समझ आनी चाहिए पहले कि कौन सी दवाइयाँ खाता था। आप प्रिस्क्राइब क्या करो बात की बात है, लेकिन समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली उसके बॉडी पे कौन सी दवाइयाँ वो पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका है, उससे कितना रिलीफ मिला है, फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, उसको कितना एडवांटेज है, कितना कंट्रोल हो रहा है, कितनी चीज़ें उसको अफेक्ट हो रही हैं, ये सब चीज़ें क्या कहते हैं बाद में देखेंगे। सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि डायबिटीज में कौन कौन सी दवाइयाँ चलती हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ वो खा के आ रहा है, समझ तो इतनी होनी चाहिए। लाइक ड्रग्स फॉर डायबिटीज़ क्या क्या प्रिस्क्राइब होती है। सो लेट अस डिस्कस द ड्रग्स फॉर डायबिटीज़। तो सबसे पहले आता है बाइग्यूनाइड्स, तो एक एक क्लासिफिकेशन है एंटी डायबिटिक ड्रग्स का। So these drugs enhance peripheral action of insulin. They do not cause hypoglycemia.
They are drug of first choice in obese diabetic patients and can be combined with insulins or sulfonylureas to potentiate their action. So most common drug is metformin 500 mg tabs. Doses is 250 mg 1 to 2 times per day, which can be increased up to 1 gram 3 times per day. And trade name is glycomate, glyciphage, gluconorm, glumate. सो बेसिकली इतना सारा मैंने बताया, ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिफेज। अगर आप एक पेशेंट या कोई भी आपके पास हिस्ट्री लेके आ रहा कोई पेशेंट जो ऑलरेडी डायबिटीज मेडिकेशन पे है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, वहाँ पे हमें मिलेगा कि कोई वो पेशेंट ऑलरेडी इस मेडिसिन या तो खा रहा होगा या अगर आपके पास नया नया डायबिटीज़ का केस आता है तो वहाँ पे आप जो पहला इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज पे अगर आप डायबिटीज़ मेडिसिन एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे आप बाइग्यूनाइट सजेस्ट करते हो उसको। मेटफॉर्मिन सिंपल सा इजी ड्रग है जो लोगों को याद रहता है, तुरंत सजेस्ट करते हैं मेटफॉर्मिन 500 mg BD या OD अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द डायबिटिक स्टेज। सो दीज आर द ड्रग्स विच इनहेंस द पेरिफेरल एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो बेसिकली इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं करता है, ये क्या करता है कि जो इंसुलिन का एक्शन है, इंसुलिन का जो काम है ना, उस एक्टिविटी को इंक्रीज करता है कि ग्लूकोज अपटेक को बढ़ावा ये देगा। फिर उसके बाद दे डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। तो बेसिकली अगर इंसान को आप बाइग्यूनाइट सजेस्ट करो तो उस केस में क्या होगा ना कि पेशेंट को जो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है ना, कि उसका BSL लेवल बहुत ज़्यादा अचानक से फॉल हो जाए, वो नहीं होगा। यहाँ पे तो जो एक कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोग्लाइसीमिया इन इमरजेंसी कंडीशन, बाइग्यूनाइट्स अगर आप पेशेंट को सजेस्ट करो तो उस केस में हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन नहीं डेवलप होता है। फिर These are the first drug of choice in case of type 2 डायबिटीज या ओबीस पेशेंट्स में जो पहला ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है बाइग्यूनाइट्स। और जो मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज्ड इस मेटफॉर्मिन, जिसका डोसेज आता है 250 mg या 500 mg का टैबलेट आता है। और जो मैक्सिमम हम इस टैबलेट का डोज हम बढ़ा सकते हैं वो 1 ग्राम तक बढ़ा सकते हैं, मतलब दिन में हम 2 से 3 टैबलेट तक ही सजेस्ट कर सकते हैं कि 3 टैबलेट तक खाओ, उसको एक्सीड मत करो। अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो वहाँ पे क्या कि वो पैसे बर्बाद ही कर रहा है पहली बात, और साथ में वहाँ पे कोई फायदा नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो सकता है अगर नया नया ताज़ा डायबिटीज़ का अभी उसके अंदर फूल खिला है या कली खिला है, तो उस केस में क्या कहते हैं भाई हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है। सो जो कॉमन नेम जिस नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है अगर आपके पास है, ट्रेड नेम जो होता है वो ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिफेज या ग्लूकोनॉम या ग्लाइमेट के नाम से आता है। इसका जो सॉल्ट है मेटफॉर्मिन ही है। तो बेसिकली अगर कोई भी पेशेंट आपको नया नया डायबिटीज़ का मिल रहा है तो उसको जो पहला ड्रग ऑफ चॉइस है, जो पहला ड्रग सजेस्ट किया जाता है वो होता है मेटफॉर्मिन या बाइग्यूनाइट्स में आता है, इसका क्लासिफिकेशन वो है मेटफॉर्मिन। देन द अदर क्लासिफिकेशन इज सल्फोनिलयूरिएस। So these drugs stimulate beta cells of pancreas to secrete insulin. Example glimepiride 1, 2 and 4 mg tablets. Dose is 1 mg OD to 2 mg BD. And trade name is Glamester, Glimepiride, Diapide. And it also comes in a combination with metformin, that is glutformin, G1 glycomate GP. And others in use are glycoside, glipizide, glibenclamide, tolbutamide and chlorpromamide are in use. तो बेसिकली सल्फोनिलयूरिएस के क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ड्रग्स के नाम से या बहुत सारे ट्रेड नेम के नाम से ये मार्केट में है सल्फोनिलयूरिएस। इसको कहते हैं, इसका जो सॉल्ट है वो है आपका ग्लिमिप्राइड। सो मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन सुनने के बाद अगर आप कोई भी पेशेंट आपके पास हिस्ट्री लेके आ रहा है ना, वो समझ लो 1 साल 2 साल 3 साल का अगर डायबिटीज से जूझ रहा है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर्स उसको क्या कहते हैं, एक मेटफॉर्मिन तो देते ही देते हैं, साथ में ग्लिमिप्राइड ऐड करते हैं। तो कभी कभी क्या कहते हैं मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड वो इंसान अलग अलग ले जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसे औज करोगे, थोड़ा सा और अपनी नॉलेज इंक्रीज करोगे ना, तो ये मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड के कॉम्बिनेशन में भी ये ड्रग अवेलेबल है। और इसका काम क्या होता है सल्फोनिलयूरिएस का, इसका काम है इंसुलिन सिक्रीट करना, इंसुलिन सिक्रीशन में हेल्प करना। और बाइग्यूनाइट्स का काम क्या था, उसका काम था जो पेरिफेरल इंसुलिन है उसके एक्टिविटी को इंक्रीज करना, उसका एक्शन को बढ़ावा देना। ये क्या कर रहा है, ये इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है। और फिर इसका डोज है 1, 2 और 4 mg टैबलेट्स के फॉर्म में आता है। और जो डोज है आप 1 mg OD सजेस्ट करो बेसिकली इनिशियली, और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ पे आप 2 mg BD सजेस्ट कर सकते हो। इफ पेशेंट हैज़ रेटिनल चेंजेस द ड्रग ऑफ चॉइस इज ग्लाइकोलाइड and of course insulin. So tablet glycide is prescribed 80 mg OD or BD according to the condition of the patient. So अभी हमने ये देखा है कि अगर पेशेंट का कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द BSL, जो उसका ब्लड शुगर लेवल है, HbA1c जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सो मेटफॉर्मिन के बाद जो दूसरा कहते हैं जो मोस्ट कॉमन ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है ग्लिमिप्राइड या मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो कुछ कंडीशन होता है, लाइक सबसे पहले तो ये कि अगर फास्टिंग और पोस्टप्रेनेडियल हाई है तो उस केस में हम लोअर डोज का प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन। और अगर जैसे जैसे देख रहे हैं कि अगर पेशेंट को कंट्रोल नहीं आ रहा है BSL उसका लाइक एवरेज
हमेशा बढ़ा ही दिख रहा है, जो हमने दवाइयाँ मेडिकेशन स्टार्ट की थी उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पे हम मेडिसिन ऐड कर सकते हैं या हायर डोज लाइक टैबलेट डेओनिल वगैरह जो सल्फोनिलयूरिया ग्रुप में हायर डोज वाला होता है या हायर इफेक्टिवली होता है, उस केस में हम डेओनिल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ रेटिनल चेंजेस या आंखों में उसके कुछ धुंधलापन या ब्लरिंग ऑफ विजन वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं या डिजेनरेशन दिख रहा है, तो उस केस में क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, या तो इंसुलिन पे आएगा बंदा या इंसुलिन के साथ साथ कॉम्बिनेशन जो है मेटफॉर्मिन और ये ग्लिमेप्राइड का दोनों देना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पेशेंट, दिस सल्फोनिलयूरिया और बाइग्यूनेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड और सजेस्टेड टू द पेशेंट। So next category comes is meglitinides. They stimulate pancreas to secrete insulin but are very short acting. So act only around meal time if taken just before meals. They are useful for patients with irregular meal timings. Drugs include repaglinide and netiglinide. Glinide with metformin is glinide MF. सो बेसिकली मिगलिनाइट्स क्या होते हैं कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं खाना का रूटीन कोई फिक्स नहीं होता, या कुछ लाइक वर्कर्स होते हैं जो नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं, मॉर्निंग में काफ़ी इरेगुलर मील्स टाइमिंग होते हैं, तो उस केस में लाइक अगर आप खाना खाए तो आपको पता है खाना खाने के बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस केस में क्या है ना कि खाना खाने से पहले मिगलिनाइट्स वगैरह जो होते हैं शॉर्ट एक्टिंग टाइप के होते हैं, तो ये उस टाइम पे देने के से फ़ायदा ये होता है ना कि कहते हैं जो पेशेंट का कंडीशन है, जो आगे जो उसका ग्लूकोज का लेवल बढ़ना है उस पर लाइक वर्क कर सकता है। सो दे स्टिमुलेट पैंक्रियाज टू सेक्रेट इंसुलिन बट आर वेरी शॉर्ट एक्टिंग। सो इनका भी काम हुई है कि इंसुलिन सिक्रीशन का ही है, बट ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। तो जो जिनका इरेगुलर मील टाइम है, जो रात में या दिन में काफ़ी टाइम काफ़ी फ्लक्चुएट करता है खाने का, तो खाने के पहले इसको ले सकते हैं ऐसे दिस एंटी डायबिटिक मेडिकेशन। फिर ड्रग्स टू रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, ये अलग दूसरा कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स में सबसे पहले हमने बाइग्यूनाइट्स देखा था, फिर सल्फोनिल यूरिया देखा था, फिर मिगलिटिनाइट्स देखा था। उसके बाद आता है ड्रग्स फॉर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन सच एज एकार्बोस और वॉग्लीबोस और मिगलिटॉल। सो एकार्बोस का जो डोज है 50 mg और 100 mg के टैबलेट्स के फॉर्म में आता है, और इट इज जस्ट टेकन बिफोर ईच मील। ट्रेड नेम इज ग्लूकोबी और रिबोस। सो बेसिकली कार्बोस या जो ये आपका वॉग्लीबोस है, ये क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड से उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो इसलिए ये इफेक्टिव होते हैं कि जो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है वहाँ पे ये इफेक्टिव हो सकते हैं। तो वॉग्लीबोस या ये कहते हैं कार्बोस जो होता है इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। थोड़े महंगे ड्रग्स होते हैं, महंगी दवाइयाँ होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल मैनेज नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये ड्रग्स लाइक एड ऑन कर सकते हैं आफ्टर एडिंग सल्फोनिलयूरिया। और अगर पेशेंट का लाइक मिगलिटिनाइट्स वगैरह प्रिस्क्राइब्ड है और उस केस में भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी अगर पेशेंट ड्रग्स पे रहना चाहता है तो वहाँ पे भी ये काफ़ी मेडिकेशंस में लोग ऐड करते हैं, काफ़ी प्रैक्टिशनर जो होते हैं इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। महंगे महंगे हॉस्पिटल में तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल पे बहुत डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या करते हैं ना, उनके पास दो ही है, मेटफॉर्मिन ग्लिमेप्राइड, इसके ऊपर तीसरी दवाइयाँ देते हैं, तीसरा उनके पास इंसुलिन ठोकते हैं सीधे वहाँ पे। बट ये प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है कि वो कैटेगराइज कर रखे हैं फार्माकोलॉजी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट प्लस अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इनकम दे यूज टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। सो वहाँ पे वो क्या कहते हैं महंगी दवाइयाँ भी होती हैं, ट्रेड नेम बदल देते हैं या कुछ भी होता है, डिपेंड अपॉन द कि कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। तो वहाँ पे बहुत सारे मेडिकेशंस या बहुत सारे फार्माकोलॉजी में एंटी डायबिटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं। सो उसमें कुछ होते हैं ड्रग्स टू रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है DPP4 inhibitors, that is gliptins. So they work by blocking the actions of DPP4 an enzyme which destroys the hormone incretin. Incretin helps the body produce more insulin only when it is needed and reduce the amount of glucose being produced by the liver when it is not needed. तो बेसिकली DPP4 इनहिबिटर्स या ग्लिप्टिन्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ DPP4 एंजाइम, जिसका काम क्या है इंक्रेटिन हार्मोन सीक्रेट करने का। इंक्रेटिन क्या करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है, इंसुलिन का लेवल जो होता है वो बढ़ाता है। तो वहाँ पे क्या होता है इंक्रेटिन का काम ही है। बट अभी क्या है कि यहाँ पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो सकता है या ग्लूकोज का अमाउंट रिड्यूस करने के लिए हमने इंक्रेटिन ऐड कर दिया, ये DPP4 इंक्रीट कर दिया, इंक्रेटिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ गया। बट वहाँ पे क्या है कि जो लीवर है वो भी ग्लूकोज को तोड़ने लग जाता है। तो वहाँ पे जिस समय उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लाइक लीवर का जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन है उस चीज़ की जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे इंक्रेटिन वो भी करने लग जाता है। तो उस केस में DPP4 इनहिबिटर्स या ग्लिप्टिन्स दिया जाते हैं, लाइक सीटाग्लिप्टिन या विल्डाग्लिप्टिन, जिनका कहते हैं डोज आपका 25, 50 या 100 mg टैबलेट्स में आता है।
ट्रेनियम जानूविया स्टेबेट, बहुत कॉमनली सुना गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में या कोई भी हॉस्पिटल में ये लोग देते हैं, जानूविया स्टेबेट प्रिस्क्राइब करते हैं। सो दीस आर DPP-4 इनहिबिटर्स और ग्लिप्टिन्स, दे वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शंस ऑफ DPP-4 और एंजाइम in this destroys the hormone incretin. Incretin क्या है? Incretin helps the secretion of insulin and breakdown of glucose molecule from the liver. So gliptins prescribe कर सकते हैं, medications में add on कर सकते हैं depending upon the situation, depending upon the person और the patient की कितना वो ज़्यादा affected है, कितना ज़्यादा वो परेशान है डायबिटीज़ से। फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो बहुत ज़्यादा आपने सुना है इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, हर जगह इंसुलिन क्या होता है? द कॉमनली यूज्ड एंड चीपेस्ट इंसुलिन इज बोवाइन इंसुलिन and it is antigenic in a small percentage of patient in whom insulin resistance may develop to bovine insulin. So इसका जो जिस नाम से आता है bovine fast act which is plain soluble insulin 40 international unit per ml और 80 international unit per ml के फॉर्म में आता है। Then the other one is bovine long act which is lenti or zinc suspension insulin which comes under 40 international unit per ml and 80 international unit per ml doses. Then the third one is bovine mixed act that is plain plus lenti insulin. तो प्लेन इंसुलिन क्या होते हैं? सिंपल इंसुलिन होते हैं, सॉल्युबल इंसुलिन होते हैं और जेंटी इंसुलिन होते हैं और जिंक सस्पेंशंस होते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन में बोवाइन मिक्स एक्ट आता है, बोवाइन लॉन्ग एक्ट आता है एंड बोवाइन फास्ट एक्ट आता है। तो ये सारे इंसुलिन आप अगर मार्केट में आप बैठ रहे हो किसी हॉस्पिटल में या ओपीडी में कहीं पे आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई पेशेंट है इंसुलिन ले रहा है तो वहाँ पे बोवाइन इंसुलिन लाइक बहुत सारे पेशेंट होता है जो बोवाइन इंसुलिन लेते हैं बिकॉज ये चीपेस्ट होता है। सो दीज आर चीपेस्ट एंड कॉमनली यूज्ड इंसुलिन एंड दीज आर लाइक कुछ पेशेंट होते हैं जिनको इसके लिए क्या कहते हैं, दे में डेवलप रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको इंसुलिन अगर देते भी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर या कम नहीं होता है, तो कुछ लोगों को रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इस इंसुलिन का, तो वहाँ पे फिर उसका इंसुलिन चेंज करना पड़ जाता है। बट जो कॉमनली इंसुलिन जो लाइक मार्केट में इजीली अवेलेबल और चीपेस्ट होते हैं वो बोवाइन इंसुलिन होते ही हैं। और इसके जो कॉमनली होते हैं लाइक या तो प्लेन इंसुलिन होगा, प्लेन बोवाइन, और जिसके बोवाइन फास्ट एक्ट वगैरह ये सॉल्युबल इंसुलिन होते हैं। फिर उसके बाद बोवाइन आपके लॉन्ग एक्ट होते हैं जिसमें जिंक सस्पेंशन प्रेजेंट होते हैं या लेंटी इंसुलिन के नाम से आप सुना होगा आपने मार्केट में। फिर तीसरा होता है आपका बोवाइन मिक्स एक्ट जिसमें दोनों प्लेन प्लस ये जिंक सस्पेंशन वाले दोनों प्रेजेंट होते हैं। So there are certain important points which you should remember while dealing with insulin और इंसुलिन प्रिस्क्राइब करने के टाइम, या अगर आप इंसुलिन नहीं देना चाहते हो पेशेंट तो वहाँ पे कैसे कैसे मतलब मॉनिटर करना। एक तो ऐसे नहीं है कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास जो बहुत टाइम से इंसुलिन पे है डिपेंडेंट, आप उसको कह दो कि भाई इंसुलिन कल से बंद है अभी तो मेरी दवाइयाँ खाओ। वहाँ पे क्या होता है ना कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकता है पेशेंट पे। तो वहाँ पे हमें अगर किसी आप नए मेडिकेशन ट्राई कर रहे हो, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो पुराने मेडिकेशन है उसका हटाने के बाद क्या बॉडी पे चेंजेस आ रहे हैं उसको भी नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे नहीं है कि मतलब किसी का प्रिस्क्रिप्शन जो भी आपने ऐसे क्रॉस किया और फिर अपना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे बस चेक करो पेशेंट का पर्सन कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना एनालाइज करो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके दवाइयों पे। ऐसा तो नहीं उसकी दवाइयाँ बंद करने से उसकी शरीर का स्ट्रक्चर या बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। तो देयर सर्टेन इंपॉर्टेंट वाला इंसुलिन इफ टेकन ओरली विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन जीआईटी सिंस जीआईटी हैज एसिडिक पीएच सो इंसुलिन इज डिस्ट्रॉयड। तो इंसुलिन को कभी भी ओरली नहीं लिया जाता कि ऐसे फोड़ के उसका एम्पूल या इंसुलिन डायरेक्टली पी गए, ऐसे ऐसे ओरली वगैरह लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो गैस्ट्रिक पीएच होता है एसिडिक होता है और वो इंसुलिन जब वहाँ पे जाएगा ओरल रूट से लोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू प्रिस्क्राइब इंसुलिन ओरली। आप भी एक कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसे कई मतलब गलतियाँ हो जाती है, किसी को नहीं पता इंसुलिन कभी देखा ही नहीं, कभी कॉलेज में कभी छुआ ही नहीं इंसुलिन, ना कभी सुना ना कभी देखा, अचानक से इंसुलिन की बात हुई तो कह दिया भाई ले लो। ले लो कैसे? मुंह के रास्ते से ले लो, ओरली ले लो। तो ओरली भाई नहीं देना, वहाँ पे इंसुलिन का जो रूट है उसी के थ्रू देना है। ओरल administration of insulin is not recommended. Then the other point is insulin given subcutaneous route is easily available for systemic circulation. So always prescribe, always give or always administer the insulin through the subcutaneous route only because it is more easily absorbed for the systemic circulation. So in case of emergency only regular or plain insulin can be given through IV route. So अगर कोई पेशेंट है, गलती है, अगर आप किसी को गलती से कोई इंसुलिन रिकमेंडेड है, उसने क्या कहते हैं हॉस्पिटल में गया था, उसने बताया कि डॉक्टर मेरे को नस में दिया था इंसुलिन, तो वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली प्लेन या सॉल्युबल इंसुलिन जो होता है ना उसी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन केस ऑफ एन इमरजेंसी विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द IV रूट। अदर देन दैट इट इज नेवर सजेस्टेड, नेवर प्रिस्क्राइब दैट एनी ऑफ द इंसुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द IV रूट। Just administer the insulin only through the subcutaneous route, never through the IV route. In case of only emergency, plain insulin can be administered through the IV route. So injected or released insulin is metabolized in the liver, kidney and muscle.
So mixing of insulin should be done accordingly. Natural insulin forms hexamers to absorb slowly, while rapid acting insulin forms monomers to absorb fast. Moving forward towards the next classification of insulin is porcine insulins. It comes under 14 tennis per ml. These are plain insulin fast acting such as Actrapid, Rapidica, porcine fast act, etc. It also comes in the form of lenti insulin such as Lentard or Zinulin, in the form of isoform insulin such as insulin tard, in the combination of premixed 30% plain plus 70% NPH, includes mixed tard, porcine mixed act. This insulin is obtained from pigs and is similar to human insulin. It replaces the insulin that your body would normally make and it is a short acting insulin. So basically porcine insulin जो होते हैं short acting insulin होते हैं. ये भी इसके भी क्लासिफिकेशन काफ़ी सारे बता रखे हैं कि ये प्लेन इंसुलिन के फॉर्म में भी आता है, लेंटी इंसुलिन के फॉर्म में भी आता है, मिक्स्ड टार्ड इंसुलिन के फॉर्म में आता है. Other than that, these are obtained from the pigs which are similar to human insulin, and these are type of short acting insulin. Let us move toward the next type of insulin or the classification of the insulin, that is human insulins. These are plain insulin or lenti insulin or isophane insulin or premixed insulins. Plain insulin में it is human Actrapid और human insulin R. Lentil insulin में जो आते हैं वो है human monotard और human insulin L. Isophane insulins include human insulin tard or human insulin N, and in the premixed form 30% plain plus 70% NPH is human mixed tard in the ratio of 30:70 or human insulin 30:70 and 50:50. So जो क्लासिफिकेशन इंसुलिन का बताया गया, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग अपॉन द BSL मॉनिटरिंग. हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं इंसुलिन कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना है. और अगर वो किसी हॉस्पिटल या टर्सरी हॉस्पिटल सेटिंग में जॉब कर रहा है, काम कर रहा है कोई डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि दिस आर द मोस्ट टाइप ऑफ द इंसुलिन या जो मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड इंसुलिन होते हैं या जो पेशेंट रिसीव करते हैं, जो पेशेंट को दिया जाता है. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और द फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटी डायबिटिक इस शुगर सब्सटीट्यूट. शुगर सब्सटीट्यूट क्या होता है कि कभी कभी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका मीठा खाने का काफ़ी ज़्यादा मन करता है, लाइक उनको चाय में मीठा चाहिए, उनको रसगुल्ले चाहिए, उनको गुलाब जामुन चाहिए. तो उस केस में सिंस उनको शुगर डायरेक्टली नहीं दे सकते इनटेक के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इनडायरेक्टली बढ़ेगा अगर हम शुगर के फॉर्म में कुछ उसको कंटेंट देते हैं. तो वहाँ पे क्या है कि दे कैन बी रिकमेंडेड शुगर सब्सटीट्यूट सच एज एस्पर्टेम. It includes saccharin and aspartame. Aspartame is 18 mg tablets which is equal to 1 teaspoon of sugar. Trade name of aspartame is sugar free. बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे. Then Aspasweet और 1UP. It is not suggested for pregnant women and children. So basically जो sugar substitute है ये pregnant women और क्या कहते हैं children में recommended नहीं, because it may develop certain side effects which is not good for them. Other than that, the trade name of sugar substitute includes sugar free, जो बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जिसका आप टीवी पे देखते हो. सो दिस कैन बी रिकमेंडेड एज अ शुगर सब्सटीट्यूट इन द केस इफ द पेशेंट इज डिमांडिंग फॉर शुगर एज मतलब मीठा का अगर रिक्वायरमेंट अगर उनका है, अगर वो चाह रहे हैं कि चाय में मीठा चाहिए, तो वहाँ पे आप उनको ये चीज़ रिकमेंड कर सकते हो. लेट अस नाउ मूव टू अदर मिसलेनियस क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स विच इज ग्लूकागॉन एंड क्रोमियम पाइकोलिनेट. सो ग्लूकागॉन क्या होता है? ग्लूकागॉन कम्स अंडर 1 mg in 1 ml vial. So ट्रेड नेम है ग्लूकागॉन और ग्लूकागॉन नोवा. इट इज गिवन और एडमिनिस्ट्रेड इन द केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक शॉक. इफ वेन इज नॉट क्विकली फाउंड फॉर ग्लूकोज 25% इंजेक्शन, गिव 1 cc ग्लूकागॉन सबक्यूटेनियस और IM. सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो दे माइट डेवलप अ कंडीशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक शॉक या हाइपोग्लाइसेमिक इमरजेंसी या डायबिटिक कोमा. वहाँ पे क्या होता है कि हमें पेशेंट को इंजेक्ट करना होता है 25% डेक्सट्रोज 3 to 4 यूनिट. तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ हो या मोटी हट्टी कट्टी प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, सॉरी प्रेग्नेंट नहीं, हट्टी कट्टी मोटी फ्लेशी लेडीज़ हो, जहाँ पे उनका वेंस इजीली अवेलेबल नहीं मिलता है, वेंस इजीली मिलता नहीं है. तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर इमरजेंसी का कंडीशन है, वहाँ पे पेशेंट को 25% डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन करना, अगर आपको वेन नहीं मिल रहा या कोई भी ऐसा कंडीशन है जहाँ पे लाइक आप हॉस्पिटल से बाहर सेटिंग में जहाँ पे आपके पास कैनुला वगैरह नहीं हो, या क्या पता अभी नए नए हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, पहला दिन है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी का कोई पेशेंट आ गया जहाँ पे आपको कैनुला लगाना है और आप वहाँ पे नहीं लगा पा रहे हो, तो उस केस में क्या करते हैं कि अगर पेशेंट को 25% डेक्सट्रोज की जरूरत है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, तो वहाँ पे आप ग्लूकागॉन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली थ्रू IM. उसको पीछे एक ग्लूकागॉन का इंजेक्शन ठोक दो. SS
सब्सटीट्यूट फॉर दिस 25% डेक्सट्रोज। तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जब पेशेंट को 25% डेक्सट्रोज के लिए आईवी फ्लूइड देना पड़ता है या मतलब एडमिनिस्टर करना पड़ता है, तो वहाँ पे उसके वेन की एबिलिटी नहीं होने पे, वेन नहीं मिलने पे हम वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं ग्लूकागॉन डायरेक्टली आइदर थ्रू IM रूट और सबक्यूटेनियस रूट। सो इट इज़ ऑल्सो यूज इन द केस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। अगर कोई पेशेंट है जो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो या कार्डियोजेनिक शॉक हो, तो दोनों के केस में अगर वहाँ पे क्या कहते हैं 25% डेक्सट्रोज का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे अल्टरनेटिवली हम ग्लूकागॉन इंजेक्ट कर सकते हैं। Then the other classification of the drug includes chromium picolinate, that is 200 mcg and 500 mcg tablets के फॉर्म में आता है। डोज इसका वही है 200 से 1000 mcg है। ये क्या करता है, इट इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन को सेंसिटिव बनाएगा टू अपटेक द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। अदर देन डेट इसका ट्रेड नेम CP200 CP500 के नाम से आता है। दिस ऑल्सो कम इन अ कॉम्बिनेशन विथ मेटफॉर्मिन, दैट इज chromate with metformin is 200 plus 500 mg is picromate।